नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने उत्सर्जन तंत्र को खत्म करा था। आज हम उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे, जितने भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको लेकर के आए हैं। तो सीधी बात नो बकवास, हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं टैबलेट में देख करके यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों प्रश्न के सीक्वेंस में ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये सीक्वेंस इधर उधर है, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना और उसका आंसर देना। आप पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए और अपने आप को स्वयं को एनालिसिस करिए कि इतने प्रश्नों में से हमारा कितना आंसर सही हो पा रहा है। यदि नहीं भी हो पा रहा है तो अभी आप सीख रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला प्रश्न दिख रहा है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने में कौन सा अंग उत्तरदायी है, बताइए। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब हम पानी पीते हैं, पीने के बाद हमने बताया था कि क्या रास्ता होता है उस पानी का। सबसे पहले बक्कल कैविटी में, फिर फेरिंग्स में, फिर ओइसोफेगस में, फिर अमाशय में, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत में एब्जॉर्प्शन होगा। फिर एब्जॉर्प्शन करने के बाद वो ब्लड में मिला दिया जाएगा। ब्लड रीनल आर्टरी से कहां जाएगा, किडनी में जाएगा। किडनी में क्या होता है, जो पानी अनवांटेड होता है यानी एक्स्ट्रा होता है, उसको हमारे यूरिन के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो किडनी होता है दोस्तों, वही हमारे शरीर में पानी को कंट्रोल करने का काम करता है या पानी को लेवल को नियंत्रित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृक्क, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जक उत्पाद यूरिक अम्ल है, यानी यूरिक एसिड किस जीव का एक नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में होता है। तो हमने बताया था दोस्तों, जो पंछी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वह क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जक उत्पाद क्या है, यानी मानव शरीर में सबसे बड़ा उत्सर्जक उत्पाद क्या है, यानी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वह क्या है। तो हम जानते हैं दोस्तों, जो हमारे मानव शरीर में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वह क्या होता है, यूरिया। क्या होता है, यूरिया। यदि फॉर्मूला की बात करें तो NH2CO NH2 होता है। क्या यहां तक क्लियर है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, यूरिया किस अंग में बनता है, बताइए। यूरिया किस अंग में बनता है? चलिए अगला प्रश्न है, यूरिया किस अंग में बनता है। तो हमने बताया था दोस्तों, जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन होता है, जब इसका डाइजेशन होता है तो किसमें टूटता है, अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में, यानी अमीनो अम्ल में। और यही अमीनो अम्ल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में। और यह अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद कहां चला जाता है, लीवर में। लीवर में, और जब लीवर में जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे एक साइकिल होती है जिसको कहते हैं यूरिया साइकिल। क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल। इसमें क्या होता है, यह अमोनिया यानी NH3 प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना देते हैं, NH2CO NH2। यही जो फॉर्मूला है दोस्तों, यह यूरिया का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, यूरिया का। और जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम कौन सा होता है, यूरिएज। कौन सा एंजाइम होता है, यूरिएज। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न एक था आपका कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लेकिन मैंने सारी चीजें आपको बता दिया कि ये पहले तो इसका सही जवाब हो जाए लीवर, क्योंकि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में। किस साइकिल द्वारा होता है, यूरिया साइकिल के द्वारा। यदि बात करें किससे बनता है, तो अमोनिया से बनता है। जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, प्रोटीन है।
तो ये सारी चीजों को अब जब रिकवर करेंगे दोस्तों, तो आपका उत्सर्जन तंत्र का क्लास बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। आपको पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप तो डीप में जानकारी चाहते हैं तो मेरे पिछले वाले लेक्चर को देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, मूत्र मुख्य रूप से किस पदार्थ से बना होता है? बताइए दोस्तों, जो मूत्र होता है या यूरिन होता है या पेशाब होता है, वह किस पदार्थ से बना होता है? बताइए। इसको मिटा देता हूं। अब बताना है दोस्तों, जो पेशाब होता है या मूत्र होता है वह किस पदार्थ से बना होता है, यानी कि कौन कौन सी चीज मिलकर के मूत्र का निर्माण करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो हमारे शरीर में नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है? यूरिया है। तो पहला नंबर पे क्या आ जाएगा? यूरिया। फिर इसके बाद दूसरा नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है दोस्तों? मैंने आपको वीडियो में बताया है, पढ़ाया भी है कि जो किडनी होता है वो हमारे शरीर में वाटर का बैलेंस करती है। किसका बैलेंस करती है? वाटर का। यानी जो यूजफुल वाटर है उनको तो ब्लड में भेज देता है, जो अनवांटेड या एक्सेस वाटर है उसमें उसको किस में भेज देता है? यूरिन में। तो दूसरा हो जाएगा वाटर यानी जल, और प्लस लवण, सोडियम के आयन वगैरह ये जितने भी हैं वो किसमें भेज देता है? पेशाब में भेज देता है। तो पेशाब में क्या क्या पाया जाता है? पहला तो पाया जाता है यूरिया, फिर जल, फिर लवण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जल, यूरिया और लवण। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन क्या है दोस्तों? दोस्तों आपने उत्सर्जन तंत्र का क्लास लिया है, और उत्सर्जन तंत्र में आपने नेफ्रॉन के बारे में नहीं जाना तो क्या ही जाना। ठीक है, पहला ऑप्शन है गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। पहला ऑप्शन है गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। यही तो है, वो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिटी तो है हमारी क्या? नेफ्रॉन। ठीक है दोस्तों। दूसरा है हृदय की एक परत नहीं, तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं, पाचन तंत्र का अंग नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न भी दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा दोस्तों। जिसका ऑप्शन नंबर सही है उसके लिए एक लाइक। यदि सारे प्रश्न आपके बन रहे हैं दोस्तों तो एक लाइक करिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य में गुर्दे यानी किडनी का कार्य क्या है? जाहिर सी बात है, किडनी का कार्य आपने जान ही लिया है, ऑप्शन मिलेगा तो इसको सॉल्व कर देंगे। ऑक्सीजन का परिवहन, ये तो ब्लड का काम है, किडनी का काम तो है नहीं। भोजन का पाचन, ये तो आहार नाल का काम है, इसका तो काम है नहीं। अपशिष्ट पदार्थों का रक्त से निकालना, अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से निकालना, बस 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 पकड़ लिया आपने। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं उसको ब्लड से बाहर निकालने का काम कौन करता है? किडनी करता है। हार्मोन्स का उत्पन्न करना, हार्मोन्स उत्पन्न करना ये नहीं है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से निकालना इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मानव में मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाने वाली नलिका कौन सी होती है? बताइए। हमने बताया था दोस्तों कि जो किडनी होती है बना देता हूं किडनी, आप भी बनाते रहिए दोस्तों। इससे क्या होगा, आपका पहला तो इंटरेस्ट जगेगा बायोलॉजी क्लास से, और दूसरा क्या होगा कि आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी। मैं बनाता हूं इसीलिए ताकि ये सारी चीजें एक बार रिकॉल हो जाए, आपका भी और मेरा भी। बिन शेप होता है, सारी चीजें हमने डाल लिया था। एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ये भी जान लिया था। ये रहा। अब दोस्तों इस फिगर को बनाने के बाद
अब हम जान लेते हैं इसके पार्ट को। ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन्स है। ठीक है दोस्तों, यहां भी बना देता हूं। ऐसे फिगर होता है, मैंने बताया था जब पढ़ाया था, तो इसे कहते हैं कॉर्टेक्स और इसे क्या कहते हैं मेडुला, इसे क्या कहते हैं पेल्विस, इसे कहते हैं यूरेटर, इसे कहते हैं यूरेनरी ब्लैडर और इसे कहते हैं यूरेथ्रा। हिंदी आपको बता दूंगा जब प्रश्न आएगा। अब ये कह रहा है कि मानव में मूत्र यानी यूरिन को मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने वाली नलिका कौन सी होती है। यानी मूत्र को, यहां से जो मूत्र बनेगा इसको मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने वाली जो नलिका होती है, ये नलिका की बात कर दी जा रही है, इस वाले नलिका की। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर। और यूरेटर को हिंदी में मूत्रवाहिका बोली जाती है। यानी यूरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, मूत्रवाहिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यूरेटर यानी मूत्रवाहिका। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। वृक्कों में रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वह किसके द्वारा किया जाता है, किडनी में। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं दोस्तों, जो नेफ्रॉन होता है इसकी कार्यात्मक इकाई और संरचनात्मक इकाई भी वहीं पे जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है या कह लें कि शुद्धिकरण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का सबसे छोटा कार्यात्मक भाग कौन सा है। दोस्तों ये प्रश्न वही है, हालांकि कैसे घुमा के प्रश्न पूछा जाता है यहां पे रिप्रेजेंट करा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन, यानी सबसे छोटा कार्यात्मक इकाई और संरचनात्मक इकाई भी क्या है, नेफ्रॉन है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में कौन से चरण शामिल होते हैं, यानी कौन कौन से स्टेप से होकर के मूत्र का निर्माण होता है, बताइए। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है पुनः अवशोषण और तीसरा है उत्सर्जन, बताइए। चलिए इसको मिटा देता हूं दोस्तों। ये तो फिगर आपके माइंड में आ ही गया होगा, कई बार बना दिया हो तो आ ही तो गया ही होगा, नहीं आया होगा तो फिर आ जाएगा, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अब कह रहा है कि कौन कौन से स्टेप शामिल होते हैं। चलिए हम नेफ्रॉन का एक बार फिगर बना देते हैं। एक नली आती है जिसे अफरेंट आर्टियोली कहते हैं, ए मान लीजिए। ये आगे चल के कई सारे ब्रांच में टूट करके एक कैपिलरीज का एक जाल बना देता है। इस जाल को क्या कहते हैं, ग्लेमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लेमेरुलस कहते हैं। और ये जब बाहर निकलता है, यही जाल जब बाहर निकलता है तो ये पतला होता है। अब पतला होने के बाद इसको, इस पाइप को क्या कहते हैं, इफरेंट आर्टियोली कहते हैं, इफरेंट आर्टियोली। और एक कप लाइक संरचना होती है, ऐसे बिल्कुल टच नहीं होती है, इसके ग्लेमेरुलस से टच नहीं होती है। और यहां से यहाँ पे कैप लाइक संरचना होती है। जब ब्लड इसके अंदर घुसता है तो इसके अंदर से सारे पोषक तत्व ये एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी फिल्टर करके अपने पास स्टोर कर लेता है। इसमें होता क्या है, कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ ग्लूकोज होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ लवण होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन और पोटेशियम वगैरह के सारी चीज होते हैं, वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है फिल्टर करने के बाद। बचता क्या है, ब्लड के पास सिर्फ प्रोटीन बचता है कुछ, और प्लस प्लाज्मा बचता है। दोस्तों होता क्या है, इस ब्लड को जाहिर सी बात है कि पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी। तो पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी तो ये जो नेफ्रॉन का भाग है, नेफ्रॉन का, वो ऐसे इस कुंडली नुमा संरचना बनाएगा आगे चल के। इसे कहते हैं पीसीटी, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। और फिर जब ये नीचे की तरफ आएगा तो एक लूप बनाएगा जिससे कहेंगे लूप ऑफ हेनले। क्या कहेंगे, लूप ऑफ हेनले। फिर इसके बाद फिर ऐसे संरचना बनेगी, इसे कहेंगे डीसीटी,
डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। और फिर इसके बाद एक डक्ट में जाके खुलेगा, इस डक्ट को कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट। अब दोस्तों फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस में होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहां पे ग्लोमेरुलस में जब ब्लड इंटर करता है तो इसके अंदर इतना पावर आ जाता है कि ये सारे पोषक तत्वों को अपने अंदर इंटर कर लेता है। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। ध्यान देना, फिल्ट्रेशन। अब यहां पे फिल्ट्रेशन हो चुका है, प्राइमरी स्टेज पे ये हुआ है। फिर इसके बाद जो यूरिन होता है दोस्तों आगे बढ़ता है, इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व हैं। जब इस वाले पोर्शन में आता है, उसी के चारों तरफ ऐसे 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 ये क्या होती है, इफरेंट आर्टियोली ब्रांच बना लेती है, चारों तरफ लपटी हुई होती है। तो लपटने की वजह से इसके अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको अपने अंदर यानी ब्लड के अंदर सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। जब ये यूरिन आगे बढ़ता है तो इसको कहेंगे लूप ऑफ फेनले। यहाँ पे भी रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। फिर आगे जाने के बाद यहाँ पर भी रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होने के साथ साथ कुछ अनवांटेड चीज ब्लड में आ जाते हैं, वो दोबारा जब नेफ्रॉन के अंदर भेजा जाता है तो वो प्रक्रिया सिक्रेशन कहलाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे सारे ब्लड जो होते हैं, यहाँ पे जो ब्लड होता है वह अपना पोषक तत्व लेकर के रीनल वेन्स के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि जितने भी यूरिया वाले प्रोडक्ट होते हैं या फिर मूत्र होता है वह कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है बाहर निकलने की यूरिया की, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पे ये वाली प्रक्रिया हमने देखा था, इसको क्या कहते थे? सिक्रेशन। तो ये प्रक्रिया कौन कौन सी हो गई? पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा सिक्रेशन और चौथा एक्सक्रीशन। तो दोस्तों ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं किडनी के अंदर यानी नेफ्रॉन के अंदर। तो हम चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न हमारा क्या था, अब आपसे ये प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न था मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में, यानी ये मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में कौन से चरण शामिल होते हैं। अब एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, ये जो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है, ये जो फिल्ट्रेशन होता है इसको बहुत सारे इसमें पोषक तत्व आ जाते हैं, तो इस वजह से इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहला हो जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। पुनः अवशोषण यानी रीएब्जॉर्प्शन, ये भी ठीक है। तीसरा है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। ये किसके हिस्सा है? नेफ्रॉन के या यूरिन के फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन इसमें दिया है, जबकि एक प्रोसेस और होता है सेक्रेशन जो ऑप्शन में नहीं दिया है। फिर भी आपके जानकारी के लिए बता देता हूं ताकि प्रश्न यदि पूछा जाए एग्जाम में तो आप उसे बता दें। अब चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पे, इसको मिटा देता हूं। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहें अपने दोस्तों में, ताकि इस मौके का फायदा वो भी उठा सकें। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गुर्दों में यानी किडनी में मौजूद ग्लोमेरुलस का कार्य क्या है, यानी ग्लोमेरुलस का कार्य क्या है, यानी फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस के बारे में पूछ रहा है। आपने देखा था दोस्तों, ये जो धमनी थी इसे कहते हैं अफरेंट आर्टियोली, ठीक है। यहां से क्या होता है, ये कई सारे ब्रांच में टूट जाता है और एक कैपिलरीज का गुच्छा बना देता है। इसी को क्या कहते थे? ग्लोमेरुलस कहते थे। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है दोस्तों? फिल्ट्रेशन का काम होता है। किसका? फिल्ट्रेशन। इसी वजह से फिल्ट्रेशन हो पाता है जब ग्लोमेरुलस में जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिल्ट्रेशन, लेकिन फिल्ट्रेशन तो है नहीं। ब्लड का निस्पंदन को ही कहते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्लड का यानी रक्त का, किसका? रक्त का निस्पंदन। क्या हो जाएगा? रक्त का निस्पंदन।
तो रक्त का निस्पंदन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। मूत्र का निष्कासन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ध्यान देना, यहाँ पे वृक्क मत लगा देना। कह रहा है कि जितने भी यूरिन का फॉर्मेशन होता है या मूत्र का निष्कासन होता है हमारे शरीर से बाहर निकालने का, या फिर कह लें कि जो भी हम पानी पीते हैं कितना हमें यूज करना है, कितना शरीर से बाहर निकालना है, इन सारी चीजों को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हमने आपको बताया था दोस्तों जो हमारे शरीर में वाटर के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है या वाटर को बैलेंस करने का काम करता है, वो कौन सा करता है? एडीएच हार्मोन्स। एडीएच हार्मोन्स कहाँ से बनता है, निर्माण कहाँ से होता है? ये निर्माण होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड से, लेकिन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इस वजह से यदि ऑप्शन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड है तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह बाप है। यदि हाइपोथैलेमस ग्लैंड ऑप्शन में नहीं हो, पिट्यूटरी ग्लैंड हो, तो ये भी जवाब आपका सही माना जाएगा। ये दोनों ऑप्शन प्रश्न में नहीं दिए होंगे, ये चीज ध्यान देना दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसको मिटा देता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कौन सा हार्मोन जल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कौन हार्मोन जल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो यही तो है, हालांकि मिटाया नहीं हूं मैं, यही हार्मोन्स है, एडीएच हार्मोन्स है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। चलिए ये प्रश्न भी आ गया इसी में और कवर भी हो गया। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन स्रावित कहां से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। निर्माण कहां होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड में। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में यूरिया चक्र कहाँ होता है? दोस्तों हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड में टूटता है, अमीनो एसिड अमोनिया में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? अमोनिया में। और ये लीवर में जब रहता है तो CO2 के साथ मिल करके एक एंजाइम इसके साथ मिलता है। कौन सा एंजाइम? यूरिएज। यूरिएज एंजाइम के साथ मिल करके ये क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है, NH2CO NH2। ये जो साइकिल दोस्तों कहलाती है, इसी साइकिल को कहते हैं यूरिया साइकिल। क्या कहते हैं? यूरिया साइकिल। तो ये जो यूरिया साइकिल होती है कहाँ कंडक्ट होती है? लीवर के अंदर, लीवर यानी यकृत के अंदर ये कंडक्ट होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। मजा आ रहा है दोस्तों? मजा आ रहा होगा यार, सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, अब मजा नहीं आएगा तो कब आएगा? एक चैप्टर तो लेके चल रहे हैं, एक ही चैप्टर से बताइए इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? ठीक है, होना भी चाहिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मूत्र में किस पदार्थ की उपस्थिति मधुमेह यानी डायबिटीज का संकेत देती है? चलिए इसका जान लेते हैं दोस्तों। जब फिल्ट्रेशन कर रहा होता है हमारा नेफ्रॉन, तो उसमें जो पदार्थ होते हैं उसमें एक पदार्थ होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज होता है वह पहले तो फिल्ट्रेशन के दौरान किसमें आ जाता है? बोमेन कैप्सूल में आ जाता है, लेकिन ब्लड वेसल्स के द्वारा इसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड में मिला दिया जाता है। जब वही रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, तो जो ग्लूकोज होता है वह किस में आ जाता है? यूरिया में आ जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज हमारे शरीर में जब, यानी ग्लूकोज हमारे मूत्र में जब ज्यादा हो जाता है तो यह संकेत किसका होता है? कौन से रोग का होता है? मधुमेह रोग का या डायबिटीज का। यहां तक क्लियर दोस्तों? चलिए एनर्जेटिक रहिए, हालांकि प्रश्न आपके सामने जल्दी ही आ रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितने किडनी होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 4। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या 4 नहीं पाए जाते हैं? कितने पाए जाते हैं? अरे यार मैं तो समझ रहा था 4 पाए जाते हैं।
दोस्तों यदि 4 पाए जाते किडनी तो पता है क्या होता, शराब पीने वाले लोग हैं वो तो शराब पी पी के एक किडनी खराब है, कोई बात नहीं अभी 3 बची हैं, फिर दूसरी खराब होती, कोई बात नहीं अभी 1 बची है, फिर 3 भी खराब हो जाती, कहती कोई बात ना अब तो उम्र हो ली, अब तो क्या दिक्कत है, खराब भी हो जाएगा, वैसे भी मरना है वैसे भी मरना है। लेकिन 2 ही किडनी पाई जाती है, इस वजह से एक किडनी खराब होने के बाद आदमी क्या होता है, सतर्क हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे शरीर में 2 किडनी पाई जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट यानी वेस्टेज जो होता है उसके बारे में बात हो रही है, तो कौन सा अपशिष्ट उत्सर्जन का माध्यम नहीं है, यानी उत्सर्जन तंत्र से स्रावित नहीं होता है। पहला है पसीना, यह भी एक उत्सर्जक पदार्थ है। दूसरा है मूत्र, जो हमारे किडनी से निकलता है। जो पसीना होता है दोस्तों हमारे स्किन से निकलता है, क्योंकि स्किन भी हमारा एक प्रकार का उत्सर्जक अंग है। दूसरा है मूत्र, मूत्र के बारे में हमने जान लिया। तीसरा है लार, लार दोस्तों हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि यह स्टार्च के पाचन के लिए अति आवश्यक है। और चौथा है सांस छोड़ना, यानी जो लंग होता है वह भी एक प्रकार का एक्सक्रेटरी यानी उत्सर्जक अंग है, जो कि सांस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लार जो होता है वह हमारा उत्सर्जक पदार्थ नहीं है, जबकि पसीना, मूत्र और सांस छोड़ना एक उत्सर्जक पदार्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानव शरीर में जल और खनिज लवणों के संतुलन को कौन नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी किडनी। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? अभी हमने देखा था दोस्तों कि जो लीवर होता है, लीवर होता है वह क्या करता है, अमोनिया NH3 + CO2 यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में NH2CO NH2 का निर्माण करता है, इसी को कहते हैं यूरिया। क्या कहते हैं, यूरिया। तो कहां होता है, लीवर में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानव में मूत्राशय की मुख्य भूमिका क्या होती है? बताइए दोस्तों, मानव में जो मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसकी मुख्य भूमिका क्या होती है? यूरिनरी ब्लैडर आपने देखा था दोस्तों, जो यूरेटर सारे मूत्र यानी पेशाब को लेके आता है और एक थैली में कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, इसी भाग को क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पेशाब होती है आकर के स्टोर रहती है। मेल में यह 800 ml स्टोर करने की क्षमता रखता है, जबकि फीमेल में यह 500 मिलीलीटर स्टोर करने की क्षमता होती है। 200 मिलीलीटर 200 ml के बाद यह मैसेज भेज देता है ब्रेन को कि यूरिनेशन यानी पेशाब करना है, वही जबकि 75 ml होने के बाद फीमेल को मैसेज चला जाता है कि पेशाब होना है। यहां तक आपका क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यूरिनरी ब्लैडर में मूत्राशय में जो मूत्र है वह इकट्ठा होता है और कुछ देर के बाद यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूत्र संग्रह करता है कौन, यूरिनरी ब्लैडर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है डायलिसिस की आवश्यकता कब पड़ती है? दोस्तों हमने बताया था कि जब हमारी दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, हमारी रीनल आर्टरी को निकालते नहीं है, रीनल आर्टरी में इंजेक्शन लगा करके वहां से ब्लड को मशीन में भेजते हैं। मशीन में साइक्लिंग की प्रोसेस होती है, जो किडनी करती है अंदर वही सारे काम क्या करती है, मशीन करती है। प्यूरिफिकेशन के बाद वेस्टेज को बाहर निकाल जाती है, मूत्र को बाहर निकाल देता है और जो हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस हैं इनल वेन्स के द्वारा हमारे ब्लड में भेज दिया जाता है। यह एक आर्टिफिशियल टेक्निक होती है जो कि कृत्रिम रूप से किडनी का काम करती है। तो जब दोनों किडनी खराब हो जाती है तब इसका इस्तेमाल करा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है जब फेफड़ा काम करना बंद कर दे, गलत जवाब, फेफड़ा तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। जब हृदय ठीक से काम ना करे, ये भी गलत जवाब। जब गुर्दे सही से काम ना करे, बिल्कुल सही जवाब।
जब हमारा गुर्दा काम करना बंद कर देता है दोस्तों, तब हम प्रोसेस अपनाते हैं डायलिसिस का। यह एक कृत्रिम प्रोसेस है, यानी कृत्रिम वृद्धि है, जिससे हम ब्लड को छानने का काम करते हैं। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, जब यकृत खराब हो। यकृत खराब होने से क्या मतलब है? चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन से पुनः अवशोषण को नियंत्रित किया जाता है? पुनः अवशोषण को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? ADH हार्मोन्स। हमने बता दिया था दोस्तों आपको कि इसका निर्माण कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड में होता है, और इसका स्राव कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ADH हार्मोन्स का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरिया मुख्य रूप से किसके टूटने से बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। हमने देखा था दोस्तों कि प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में किस में कन्वर्ट होता है? अमोनिया में। अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स होकर क्या बनाता है? यूरिया। तो दोस्तों जो मेन प्रोडक्ट है क्या है? प्रोटीन ही तो है, यानी बाप ही प्रोटीन है। तो इस वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। रक्त में यूरिया की अत्यधिक मात्रा को क्या कहा जाता है? यानी जब हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उस बीमारी को क्या कहा जाएगा? हमने देखा था दोस्तों, इसको मिटा देता हूं। चलिए, सारी चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं सारी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं। कह रहे हैं कि हमारे जो ब्लड में यूरिया की लेवल जब अधिक हो जाती है तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? तो जो यूरिया का जो लेवल होता है जब अधिक हो जाता है तो इस बीमारी को यूरेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेमिया। क्या कहते हैं? यूरेमिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेमिया। जबकि जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड की अधिकता हो जाती है तो कौन सा बीमारी हो जाती है? गठिया बीमारी हो जाती है। क्या हो जाता है? गठिया। गठिया में क्या होता है दोस्तों? जो हमारी ज्वाइंट होती है, मान लीजिए यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ये हमारा हाथ है, इसको मिटा देता हूं। चलिए, मान लेते हैं ये हमारा हाथ है, इसको हाथ को बना देते हैं। ये कुछ हाथ हैवी नहीं हो गया? मैं शर्ट पहना हूं ना, जब हाथ निकाल दूंगा तो ऐसा ही नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे हाथ होते हैं, जहां जहां ज्वाइंट होती है, एक ज्वाइंट यहाँ पे है, एक ज्वाइंट यहाँ पे है, यहाँ पे मान लेते हैं एक ऐसे। जब हड्डी पढ़ाएंगे दोस्तों तो बता देंगे कि ये इस बोन का क्या नाम है। इस बोन, यहाँ पे 2 बोन पाए जाते हैं, इन बोन का क्या नाम है, जब हड्डी पढ़ाएंगे तो। अब अभी फिलहाल समझिए कि गठिया रोग क्या होता है। जहां पे मूवमेंट करना होता है दोस्तों, वहां पे यूरिक एसिड आके जमा हो जाती है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे। इस वजह से हमारी शरीर जो होती है, हमारी जो ज्वाइंट होती है, प्रॉपरली तरीके से बेंड नहीं हो पाती है। दर्द जो महसूस होता है ज्वाइंट में, वो किस रोग के कारण होता है? गठिया रोग के कारण। और गठिया रोग होता क्यों है? शरीर में यानी ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होने की वजह से क्या होता है? गठिया रोग होता है। तो ये भी हमने जान लिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति किस बीमारी का संकेत हो सकती है? बताइए। इसको मिटा देता हूं, हाथ को। सही बता रहा हूं दोस्तों, जब मैं शर्ट निकालूंगा ना तो ऐसी ही बॉडी नजर आएगी आपको। इसी वजह से तो नहीं निकालता हूं शर्ट। अब आप कहेंगे टी शर्ट में भी तो पढ़ाते हैं सर, तो टी शर्ट में तो ऐसी बॉडी नहीं है। टी शर्ट में मैंने फिल्टर लगा रखा है कि आप हमारी बॉडी को ज्यादा भड़कीला ना दिखाएं, ताकि हमारे सब्सक्राइबर कहीं भाग न जाएं, क्योंकि उन्हें तो पढ़ना है और कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति किस बीमारी का संकेत हो सकती है? प्रोटीन की उपस्थिति बताइए। पहला है मधुमेह, दूसरा है वृक्क विकार, तीसरा है पीलिया, और चौथा है हृदय रोग। बताइए दोस्तों। दोस्तों हमारा जो किडनी होता है, ये क्या करता है? यूरिन को छानता है, अधिक पानी होने की वजह से उसको भी छानता है, क्रिएटिन को छानता है, ये सारी चीजों को, कुछ लवण को छानता है,
लेकिन कभी आपने देखा है कि प्रोटीन को छानता है? यानी हमारे मूत्र में प्रोटीन नहीं पाया जाता। जो प्रोटीन होता है वो रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया में ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यदि मूत्र में आपके प्रोटीन है, इसका मतलब ये साफ रूप से जाहिर है कि हमारी जो किडनी है वो प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारे मूत्र में प्रोटीन पाया जाएगा, इसका यह इंडिकेशन है कि हमारी किडनी जो है यानी वृक्क जो है यानी गुर्दा जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इसका सही हो जाएगा जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी वृक्क विकार, यानी इसमें कोई समस्या उत्पन्न हो गई है। किसमें? किडनी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों। एनर्जी बनाए रखना, कुछ प्रश्न और हैं उनको क्लियर कर लेते हैं, बाकी क्लास को खत्म करते हैं। हम समझ रहे होंगे दोस्तों कि आप बोर ना हो, इस वजह से पूरे एनर्जी के साथ इस उत्सर्जन तंत्र के चैप्टर को खत्म करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूत्राशय से यानी यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन होता है शरीर से किसके द्वारा बाहर निकलता है? बताइए दोस्तों। जो मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, उससे जो यूरिन होता है किस रास्ते से होकर के बाहर निकलता है? इस प्रश्न का कहने का अर्थ ये है। हम जानते हैं दोस्तों, ये किडनी हो गया, किडनी से यूरेटर के थ्रू यहाँ पे आएगा और यूरिनरी ब्लैडर में ये इकट्ठा हो जाएगा और यहां से एक रास्ता होता है, इस रास्ते से होकर के यह यूरिनेशन होता है। यदि मेल की बात करें तो ये जो रास्ता होता है इसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल होता है उनकी लंबाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। और ये जो रास्ता होता है दोस्तों इसका नाम है यूरेथ्रा। हिंदी में बात करें तो इसको कहेंगे मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मूत्र मार्ग। बाकी इससे रिलेटेड जो इसका एडिशनल फैक्ट था वो हमने करवा दिया कि इसका मेल में कितने सेंटीमीटर का होता है? 10 सेंटीमीटर का, जबकि फीमेल में 2.5 सेंटीमीटर का यूरेथ्रा होता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या लगभग कितनी होती है? नेफ्रॉन की संख्या लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों जब मैं आपको उत्सर्जन तंत्र पढ़ा रहा था और किडनी पढ़ा रहा था और नेफ्रॉन पढ़ा रहा था तो उसी समय आपको बताया था कि जो हमारे बॉडी में जो नेफ्रॉन की संख्या होती है यानी किडनी में जो नेफ्रॉन की संख्या होती है वह 10 से 15 लाख होती है। तो यह ऑप्शन में क्या है? 10,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 10 लाख। जो 10 लाख है दोस्तों ये जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये रहा उत्सर्जन तंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग और नए तरंग के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।